दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत डेमोक्रेसी प्रजातंत्र वाले चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने पहला सवाल है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? जेम्स ब्राइस, एल लॉवेल या जॉन सीले या एवी डायसी? तो ये परिभाषा साथियों जॉन सीले ने दी है। व्याख्या देखते हैं। देखिए, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा जॉन सीले ने दी है। अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप माना है। आमंड एवं बर्मा ने प्रजातंत्र कहा है कि प्रजातंत्र संस्कृति से संबंधित सुषुप्त श्वान सिद्धांत प्रतिपादित किया। आमंड बर्मा ने प्रजातंत्र संस्कृति से संबंधित सुषुप्त श्वान सिद्धांत प्रतिपादित किया। रॉबर्ट मिचेल ने गुटतंत्र का लौह नियम दिया है। और डायसी के अनुसार लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। तो साथियों, ये सवाल जो बना था ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जो है कि डायसी और सीले की परिभाषा हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। और अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप कहा था, ये भी हमको आपको याद रखना है। और रॉबर्ट मिचेल ने गुटतंत्र का लौह नियम दिया था। ये इतनी चीज़ें इस प्रश्न के माध्यम से हमको आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया? जॉन सीले, जे.एस. मिल, ब्राइस? उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी साथियों जो उत्तर होगा वो होगा जॉन सीले। व्याख्या देख लीजिए। प्रसंगत विकल्पों में जॉन सीले ने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया। डायसी की दृष्टि में यह शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासन करने वाला निकाय तुलनात्मक दृष्टि से संपूर्ण राष्ट्र का बड़ा भाग होता है। ब्राइस के अनुसार प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग शासन के उस रूप को व्यक्त करने के लिए होता आया है जिसमें किसी राज्य पर शासन करने वाली शक्ति किसी विशेष वर्ग अथवा वर्गों में नहीं बल्कि समग्र रूप में समाज के सदस्यों में समाहित होती है। नोट: बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में इसका फाइनल उत्तर जो है कि ई को सही माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। और जेसी जौहरी, साक्ष्य के तौर पर जेसी जौहरी की किताब में ये चीज़ दी हुई है, ये परिभाषा। अब आगे देखते हैं साथियों। अगला सवाल है कि विकास का नवशास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया। 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोजों के कारण, यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट के कारण, मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण, उपर्युक्त सभी के कारण। तो साथियों, सवाल में पूछा है कि विकास का नवशास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया। तो जो उपर्युक्त सभी कारण बताया है, मतलब 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोजों के कारण, और यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट के कारण, और मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण जो है कि नवशास्त्रीय सिद्धांत, विकास का नवशास्त्रीय सिद्धांत क्या हो गया? आवश्यक हो गया। फिर भी इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के देखिए, नवशास्त्रीय सिद्धांत विकास में उपर्युक्त सभी कारणों से बस इतना ही दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों कि यह वक्तव्य किसने दिया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? तो डेविड ह्यूम, जे ब्राइस, R.M. मैकाइवर या C.H. कूले? तो इसका सही जवाब है साथियों R.M. मैकाइवर। देखिए, मैकाइवर ने कहा है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एम.एन. रॉय द्वारा विकसित विचार को जाना जाता है। उग्र मानवतावाद, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो ये है कि उग्र मानवतावाद। व्याख्या देख लीजिए। एम.एन. रॉय भारतीय पुनर्जागरण का प्रचार करना चाहते थे जिसका उद्देश्य उग्र मानवतावाद के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। ये देश और विदेशों में उग्र मानवतावाद के जनक के रूप में विख्यात हुए। वर्ष 1931 में स्वतंत्र भारत नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। तो इनकी ये पत्रिका भी याद रखना है। इनकी पत्रिका का नाम था स्वतंत्र भारत। वर्ष 1949 में उसका संशोधित नाम रेडिकल ह्यूमनिस्ट रख दिया। उग्र मानवतावाद पूर्ववर्ती और समकालीन सभी विचारकों से भिन्न था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं साथियों। एम.एन. रॉय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित है। एम.एन. रॉय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित है। राजनीतिक दलों में, लोगों में, चुने हुए लोकप्रिय स्थानीय समिति में, विशिष्ट वर्ग में। तो एम.एन. रॉय के द्वारा संगठित लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति है साथियों वह लोगों में निहित है। तो इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एम.एन. रॉय ने सच्चे लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों की कार्यपद्धति को ठुकरा दिया और दल प्रणाली को समाप्त करने की बात की। सार्वजनिक मामलों में जनसाधारण को अधिकाधिक भाग लेना होगा। रॉय ने इस प्रकार के लोकतंत्र को संगठित लोकतंत्र कहा। इस प्रकार के शासन में सर्वोच्च शिखर पर बैठा कोई व्यक्ति आदेश नहीं देगा बल्कि
शक्ति जनता की स्थानीय समितियों के हाथों में होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया? रूसो, डनिंग, डी टॉकविले या जेम्स मेडिसन? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। देखिए जीआईसी प्रवक्ता में पूछा भी गया है आश्रम पद्धति वाले में, तो इसका सही जवाब है साथियों डी टॉकविले। व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए डी टॉकविले ने स्वतंत्रता और समानता के सामंजस्य की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए लोकतंत्र पर आक्षेप किया है। उनके अनुसार लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा करता है। मतलब ये मानते हैं कि लोकतंत्र समानता को जितना ज़्यादा बढ़ावा देगा, स्वतंत्रता को उतना ज़्यादा वह क्या करेगा, खतरे में डालेगा। स्वतंत्रता के लिए उतना ही ये बड़ा खतरा पैदा करेगा। लोकतंत्र बहुमत का शासन स्थापित करता है और जो बहुमत की निरंकुशता का रूप धारण कर लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों। निम्न में से किसका विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जा सकते हैं? गार्नर, बार्कर, एल्फ्रेड स्मिथ या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है एल्फ्रेड स्मिथ का विचार है। व्याख्या देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। देखिए बीपीएससी में पूछा गया 2023 में। एल्फ्रेड ई स्मिथ एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया था कि द श्योर फॉर द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के सभी रोगों का इलाज क्या है? अधिक लोकतंत्र है। इस कथन का सार यह है कि यदि लोकतंत्र में कुछ खामियां या समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार, असमानता, जनविरोध, तो समाधान लोकतंत्र को कम करना नहीं बल्कि उसे और अधिक सशक्त बनाना है। इस विचार के अनुसार अधिक भागीदारी, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही ही लोकतंत्र को सुधारने के उपाय हैं। अगला सवाल देखते हैं साथियों। रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? सामान्य कल्याण, प्राकृतिक समानता, राज्य के आधार के रूप में सहमति, व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण में व्यक्ति के अहस्तांतरणीय अधिकार। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है प्राकृतिक समानता। देखिए इसकी व्याख्या देखिए रूसो ने अपनी प्रसिद्ध कृति अ डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में प्राकृतिक समानता की नहीं बल्कि प्राकृतिक असमानता की चर्चा की। उन्होंने दो प्रकार की विषमताओं की चर्चा की है, प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता को रूसो अपरिवर्तनीय मानते हैं तथा परंपरागत विषमता विशेषाधिकार की पोषक है जिसे समाप्त कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 साथियों देखते हैं। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त स्वान सिद्धांत का आशय है निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। निम्न सहभागिता विलगाव एवं आवश्यक हानि को इंगित करती है और उत्तर साम्यवादी राज्यों का प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का पोषण उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों वह है निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। ऑप्शन ए यही दिया हुआ है। देखिए यही सही है। देखिए प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त स्वान सिद्धांत को आमंड और बारवा ने नागरिकों का शासन के मामलों में निम्न सहभागिता के रूप में व्यवस्थापित किया। यह स्थिति सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं साथियों। कथन कारण का है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमता से उत्पन्न होती है। तो यह भी सही है। कारण दे रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो इसमें साथियों देखिए ये कथन तो असत्य है, सॉरी मैंने सत्य कह दिया था, ये कथन जो है यह असत्य है, लेकिन जो कारण है वह जो है कि सत्य है। तो इस तरह से कथन असत्य कारण सत्य, तो हमारा ऑप्शन देखिए डी सही हो जाएगा। देखिए स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं का निर्माण और उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व उप क्षेत्रों और मोहल्लों को सौंपना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य है। इससे न केवल उन क्षेत्रों के बीच बल्कि उनमें निवास करने वाले लोगों के मध्य विषमता कम होती है। इसके साथ ही साथ इन इकाइयों में राजनीतिक सक्रियता विशिष्ट वर्गों तक सिमट कर रह गई है। दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को
आरक्षित स्थान प्राप्त होने के पश्चात भी इन संस्थाओं के कार्यप्रणाली का नियंत्रण करने में अभिजन वर्ग आगे रहता है। अतः उपर्युक्त प्रश्न में जो है कि ये कथन यह सत्य है और कारण सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं साथियों। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, किसका कथन है? लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है प्लेटो, गैटल, अरस्तु, बोंदा। तो हमने पहले विकल्प में इसकी पहले प्रश्न की व्याख्या में हमने बताया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों अरस्तु। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, अरस्तु ने लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप कहा है। बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप मध्य वर्ग तंत्र तथा उसका विकृत स्वरूप लोकतंत्र है। वास्तव में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग अरस्तु ने भीड़ तंत्र के अर्थ में किया है। तो हमको आपको यह भी याद रखना है कि अरस्तु ने लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? भीड़ तंत्र के रूप में किया है, जिसे वह बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों तथा स्वार्थी व्यक्तियों का शासन कहता है, जिनका अत्याचार राजतंत्र या कुलीन तंत्र से अधिक होता है। अब आगे देखते हैं साथियों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, लोकतंत्र समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यकता नियंत्रण हेतु होती है। यह किसने कहा था? एल डी वाइट ने, लॉर्ड ब्राइस ने या जे लास्की ने? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कहे तो साथियों एल डी वाइट। देखिए, आधुनिक समय की सरकारों में लोक सेवाओं के विशाल विस्तार के साथ साथ प्रशासनिक तंत्र का भी व्यापक विस्तार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित अधिकारियों की शक्तियों एवं विवेक में काफ़ी वृद्धि हुई है। जहाँ शक्ति एवं विवेक है, वहाँ इस बात की संभावना सदैव बनी रहती है कि इसका व्यक्तिगत या निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। इसी संदर्भ में एल डी वाइट ने कहा है कि एक लोकतांत्रिक समाज में शक्ति के नियंत्रण की आवश्यकता होती है और जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन नंबर 40 है कि पॉलिटी, संवैधानिक जनतंत्र, कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, सिसरो या पॉलीबियस? तो यह कथन है साथियों अरस्तु का। देखिए, अरस्तु पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र को अरस्तु राज्य का सर्वोत्तम रूप मानता है। इसमें शासन सत्ता न तो अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग के हाथ में रहती है और न ही बहुसंख्यक निर्धनों के हाथ में रहती है। इस प्रकार का शासन न तो निर्धनों का शोषण कर सकता है और न ही धनिकों पर अत्याचार के लिए सोच सकता है। इसमें किसी भी वर्ग का पूर्ण प्रभुत्व नहीं रहता, वरन विभिन्न वर्गों के दावों का सम्मिश्रण कर दिया जाता है। इस प्रकार यह अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत में नहीं जुड़ा है? सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। लॉक, हॉब्स, कार्ल मार्क्स या जे.एस. मिल? तो इसका सही जवाब है हॉब्स। देखिए, हॉब्स स्वतंत्रता और सुरक्षा की बहस में व्यक्ति की सुरक्षा को अधिक महत्व देता है। स्वतंत्रता और सुरक्षा की बहस में किसको यह अधिक महत्व देता है? व्यक्ति की सुरक्षा को। वह किसी विशिष्ट शासन प्रणाली का विरोध और समर्थन नहीं करता। उसका प्रमुख लक्ष्य शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था जिससे कि व्यक्ति में निहित दुर्गुणों को नियंत्रित किया जा सके। लॉक, कार्ल मार्क्स और जे.एस. मिल लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से जुड़े हैं। लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार कर लोगों को राज्य का विरोध करने का अधिकार दिया है। मार्क्स इस सिद्धांत से आलोचनात्मक रूप से संबद्ध है, जबकि मिल कुछ संशोधनों के साथ इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। तो ये रहा 15वां क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, किसने कहा कि लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार किसका विशुद्ध विचार यह है कि सब लोगों का लोगों द्वारा शासन समान रूप से प्रतिनिधि शासन है? लास्की का, अब्राहम लिंकन का, जे.एस. मिल का, गार्नर का? तो इसका सही जवाब है साथियों जे.एस. मिल का। देखिए, जे.एस. मिल ने यह कहा है कि लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार इसका विशुद्ध विचार यह है कि सब लोगों का लोगों द्वारा समान रूप से प्रतिनिधि शासन है। मिल के अनुसार लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है क्योंकि यह प्रतिनिधि शासन पर आधारित है। प्रतिनिधि शासन प्रणाली का उसने निम्नलिखित आधारों पर समर्थन किया है: संपूर्ण या अधिकतम लोगों का सहयोग, संपूर्ण या अधिकतम लोगों के हाथ में नियंत्रण की शक्ति, प्रतिनिधियों का नियतकालिक चुनाव। अब क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, दिया है। देखिए, पहला अभिकथन और कारण दो दिया है। अभिकथन में दे रहा है कि लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं
उससे बेहतर शासन नहीं किया जाएगा। और कारण बता रहा है कि न्याय हेतु मानव की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाती है। दूसरा कारण बता रहा है कि अन्याय के प्रति मानव का लोकतंत्र को आवश्यक अन्याय के प्रति मानव का लोकतंत्र को आवश्यक बना देता है। तो इस तरह से साथियों अभिकथन का दोनों ही कारण पुष्टि कर रहा है। तो हमारा जो है कि सही हो जाएगा इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए अभिकथन ये तथा कारण तथा दोनों कारण R1 और R2 तीनों ही तीनों कथन विचार और तर्क की दृष्टि से सही हैं। अभिकथन में लोकतंत्र की वास्तविक प्रकृति को दर्शाया गया है कि यह शासन प्रणाली जनता की योग्यता के अनुरूप शासन सुनिश्चित करती है, न कि उससे बेहतर। पहले कारण में यह बताया गया है कि मनुष्य में न्याय की समझ लोकतंत्र को संभव बनाती है, जबकि दूसरे कारण में यह स्पष्ट किया गया है कि अन्याय के प्रति मानव का आक्रोश लोकतंत्र की आवश्यकता को जन्म देता है। और दोनों ही कारण लोकतंत्र की आवश्यकता और उसकी उत्पत्ति के रूप में दर्शाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? सेबाइन, C.L. वेपर, लॉर्ड लोथियन या डनिंग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों C.L. वेपर। व्याख्या देखते हैं। देखिए C.L. वेपर ने मिल को विरक्त प्रजातंत्रवादी कहा है, क्योंकि मिल का विचार था कि स्वतंत्रता की भांति ही लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। मिल सच्चे और झूठे लोकतंत्र में विभेद करता है। बहुमत के ऊपर आधारित जनतंत्र एक झूठा जनतंत्र है, क्योंकि यह मनुष्य के बुद्धि तथा चरित्र के आधार पर अंतर की अवहेलना करता है। इसके विपरीत वह जनतंत्र जिसमें समाज के विभिन्न अंगों को महत्व दिया जाता है सच्चा लोकतंत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? मधुलिमय, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई? तो इसका सही जवाब साथियों जयप्रकाश नारायण। व्याख्या देख लीजिए। देखिए जयप्रकाश नारायण ने अ पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर में लिखा है कि बहुसंख्यक दल शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करते हैं, अतः वे दल विहीन लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करते हैं। 20वीं शताब्दी में 70 के दशक में उन्होंने प्रजातंत्र के लिए नागरिक आंदोलन चलाया था। उनके आंदोलन का उद्देश्य जनसाधारण की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना था। इसी आधार पर उन्होंने समग्र क्रांति का नारा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? गैलब्रेथ, मैकफर्सन, कीन्स या रूजवेल्ट? तो इसका सही जवाब है साथियों गैलब्रेथ। व्याख्या देख लीजिए। देखिए जेके गैलब्रेथ ने अपनी महत्वपूर्ण कृति द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट में स्पष्ट किया है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। अगला सवाल है कि किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है? एडम स्मिथ, अब्राहम लिंकन, जे.एस. मिल? उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही जवाब है अब्राहम लिंकन। व्याख्या देखते हैं। देखिए लोकतंत्र के संबंध में अब्राहम लिंकन का यह कथन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इस प्रकार लोकतंत्र का मूल अर्थ है जनसाधारण या जनता का शासन। देखिए निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? एलेक्स डी टाकविले, जे रूसो, जे.एस. मिल, E.W. नीत्शे? तो इसका सही जवाब है साथियों E.W. नीत्शे। देखिए एलेक्स डी टाकविले, जे रूसो तथा जे.एस. मिल लोकतंत्र के सिद्धांतकार हैं, जबकि E.W. नीत्शे लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं है। जे.एस. मिल लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत का समर्थक है। उसके अनुसार लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है। डी टाकविले लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में देखता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है? यह संदेह से परे है। सीले ने, रूसो ने, जेके गैलब्रेथ ने? उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही जवाब साथियों जेके गैलब्रेथ ने। देखिए प्रसिद्ध विचारक जेके गैलब्रेथ ने कहा कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है, यह संदेह से परे है।
इस कथन का अर्थ है कि लोकतंत्र की श्रेष्ठता निर्विवाद है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का संदेह या प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। इस विचार का तात्पर्य लोकतंत्र मानव समाज के लिए सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली है, क्योंकि यह स्वतंत्रता, न्याय, समानता एवं जन इच्छा को सर्वोच्च स्थान देता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार, मताधिकार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में लोकतंत्र में सामाजिक समरसता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही अधिक होती है। यही कारण है कि जेके गैल्ब्रेथ ने इसे सर्वोत्कृष्ट और संदेह से परे माना। इस प्रकार जेके गैल्ब्रेथ का कथन लोकतंत्र के गुणों एवं उसकी निर्विवाद श्रेष्ठता को स्थापित करता है, जिससे लोकतंत्र की महत्ता और प्रामाणिकता उजागर होती है। अगला सवाल है कि अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तू ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र का विकृत रूप है, अल्पतंत्र, निरंकुश तंत्र, लोकतंत्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों लोकतंत्र। देखिए, अरस्तू ने संविधान का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर किया है। बहुतंत्र, पोलार्की, या जिसे अरस्तू मध्यवर्ग तंत्र भी कहता है, का अभिप्राय जनता के शासन का संविधान के अनुरूप चलाया जाना है। जब इस प्रकार का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता तो लोकतंत्र का विकृत रूप बन जाता है, जिसे अरस्तू भीड़ तंत्र के अर्थ में अभिव्यक्त करता है। तो इस तरह साथियों ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? लॉर्ड राइस, डेविड बी ट्रूमैन, सी राइट मिल्स या हेरोल्ड लॉसवेल? तो इसका सही जवाब है साथियों डेविड बी ट्रूमैन, प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक। हाँ देखिए, प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को सामाजिक समूहों के व्यक्तित्व तथा स्वायत्तता को स्वीकार करना चाहिए तथा देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। डेविड ट्रूमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द गवर्नमेंटल प्रोसेस में लोकतंत्र के अंतर्गत सामाजिक समूहों की पारस्परिक क्रियाशीलता को स्वीकार किया है तथा प्रत्येक व्यवस्था में समूहों के अस्तित्व को अनिवार्य माना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना? कार्ल मार्क्स, डी टॉकविले, जॉन डनिंग? उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब साथियों डी टॉकविले। देखिए, डी टॉकविले ने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है। इन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक राज्य में बहुसंख्यक अपनी इच्छाओं को अल्पसंख्यकों पर थोपते हैं, जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षाओं का हनन होता है। इन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक समाजों एवं इनकी आवश्यकताओं को भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डहल, लोकतंत्र का विजनवादी दृष्टिकोण गायटानो मोस्का, लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण हीगल, लोकतंत्र का नवदक्षिण पंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कंड? तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है साथियों वो है लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण हीगल। देखिए, क्योंकि हीगल ने लोकतंत्र का नहीं अपितु राज्य का कारपोरेट सिद्धांत दिया था। बाद में फासीवादियों ने निगम राज्य की अवधारणा को लागू कर संपूर्ण उत्पादन को राज्य के अधीन कर दिया था, इसलिए यह सुमेलित नहीं है और बाकी सब सुमेलित है। तो हमको आपको क्या याद रखना है? लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डहल ने दिया था और लोकतंत्र का विजनवादी दृष्टिकोण गायटानो मोस्का और लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कंड। और देखिए ये जीआईसी प्रवक्ता का सवाल भी है 2015 का। हाँ, अब देखिए टिप्पणी दिया है और टिप्पणी करने वाले को मैच कराना है। सबसे गरीब, सबसे मूर्ख एवं सबसे अयोग्य लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र को कौन मानता है? और आगे देखते हैं। फिर उसके बाद पृष्ठभूमि के अभिजात तंत्र के रूप में लोकतंत्र को कौन मानता है? मस्तिष्कहीन एवं मूर्खों के शासन के रूप में लोकतंत्र को कौन परिभाषित करता है? मूर्खता से पूर्ण शासन के रूप में लोकतंत्र को कौन परिभाषित करता है? तो देखिए उसमें सूची 2 में पहला था लाइकी, दूसरा देखिए टेलीरैंड है, तीसरा H.G. वेल्स है और चौथा जो है कि फैगेट है। इनमें से साथियों देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं कि सबसे गरीब, सबसे मूर्ख एवं सबसे अयोग्य लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र को लाइकी ही मानता है और पृष्ठभूमि के अभिजात तंत्र के रूप में लोकतंत्र को टेलीरैंड मानता है और मस्तिष्कहीन और मूर्खों के शासन के रूप में लोकतंत्र को H.G. वेल्स मानता है। मूर्खता से पूर्ण शासन के रूप में लोकतंत्र को फॉगेट मानता है। तो इस तरह से साथियों 1 2 3 4 हमारा सब आमने सामने का जो है कि मैच हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इसलिए देखिए ऑप्शन ए सही है।
तो इसकी व्याख्या पढ़ने की तो हमको ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन चलिए पढ़ दे रहे हैं। देखिए, सबसे गरीब, सबसे मूर्ख एवं सबसे अयोग्य लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र लैकी की यह टिप्पणी लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कही गई है, जिसमें ऐसे शासन के रूप में चित्रित किया गया है जो सामान्यतः क्षमता में पीछे रहने वाले लोगों द्वारा संचालित होता है। पृष्ठभूमि के अभिजात तंत्र के रूप में लोकतंत्र टेलीरैंड का तर्क था कि लोकतंत्र के सतही आवरण के पीछे भी अक्सर शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग प्रभाव बनाए रखते हैं। मस्तिष्कहीन और मूर्खों के शासन के रूप में लोकतंत्र प्रसिद्ध लेखक और विचारक वेल्स ने लोकतंत्र को कभी कभी बौद्धिक नेतृत्व विहीन शासन के रूप में चित्रित किया। मूर्खता से पूर्ण शासन के रूप में लोकतंत्र को फ्रांसीसी आलोचक फॉगेट का दृष्टिकोण था कि लोकतंत्र में अक्सर ऐसा शासन होता है जो मूर्खतापूर्ण नीतियों से युक्त हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है? जे रूसो, कार्ल मार्क्स, जे मेडिसिन। तो जो जिसने समर्थन किया है उसका नाम है जे मेडिसिन। देखिए, जे मेडिसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मेडिसिन ने प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया था, किंतु बर्क की भांति प्रतिनिधित्व के रूढ़िवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए, किंतु रोजमर्रा के कार्यों में प्रतिनिधियों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है कुलीन तंत्रीय सिद्धांत पर, लोकतांत्रिक सिद्धांत पर, अराजकतावादी सिद्धांत पर या मार्क्सवादी सिद्धांत पर। तो साथियों, लोक कल्याणकारी सिद्धांत जो आधारित है वो है लोक कल्याणकारी सिद्धांत। यह आधारित है साथियों, एक सेकेंड, लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है लोक कल्याणकारी सिद्धांत। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना सबके मन में यह भावना स्पष्ट रूप से प्रकट करती है, राज्य तो प्रजा पर अपना नियंत्रण एवं अधिकार रखता है, किंतु प्रजा के कल्याणार्थ एक ऐसा दिशा निर्देश नीति के रूप में सम्मिलित होना चाहिए जिससे परोक्ष रूप से प्रजा का राज्य पर नियंत्रण हो। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि प्रजा राज्य से अपने कल्याण एवं भलाई की अपेक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है। लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक सरकार, धर्म प्रधान राज्य केवल शासन का स्वरूप नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। तो यही सही है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र केवल राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति ही नहीं बल्कि शासन और जीवन की लोकजयी धारणा भी है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था व्यष्टिवाद से समष्टिवाद की ओर अग्रसर होती है, इसलिए लोकतंत्र में जनता का महत्व सर्वोपरि है। अतः कह सकते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन का स्वरूप नहीं अपितु जीवन का माध्यम है। 32 है, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथ में होती है। भीड़, जनता, राजनीतिक, लोक सेवा, तो जनता में होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र दो शब्दों लोक प्लस तंत्र से मिलकर बना है, जिसमें लोक का अर्थ जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन। अतः लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा अत्यंत प्रसिद्ध है। जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो। उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है और जनता ही अंतिम रूप से उत्तरदायी होती है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड में इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है। स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल, निरक्षर एवं दूषित शिक्षा प्रणाली, सांप्रदायिकता का अभाव। तो यही निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली, यही साथियों स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है। देखिए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से एक जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से एक जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा सराहना की जाती है। इसने चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया। भारत बहुत बड़ा देश है जिसमें भाषा, संस्कृति एवं धर्म की अनेक विविधताएं हैं। स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से अविकसित राष्ट्र था। हमारे देश में
अनेक क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान रही हैं जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में बाधक तत्व हैं, जैसे निरक्षरता, गरीबी, दूषित शिक्षा प्रणाली, लैंगिक भेदभाव, जातिवाद, संप्रदायवाद इत्यादि। 34 है प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो भारत ने जिस तरह की डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है वह है लोकतांत्रिक गणतंत्र। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्र से तात्पर्य जनता के शासन से है, जबकि गणराज्य से तात्पर्य है कि राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि वंशानुगत व्यक्ति। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, अतः भारत में प्रजातंत्र की गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। यह अत्यधिक उत्तरदायी शासन का रूप है। भारत में लोकतंत्र ने शासन को खाद्य सुरक्षा हेतु जवाबदेह बनाया है। लोकतंत्र अपेक्षा करता है कि शासक लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे। उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक यही विकल्प सही होगा। देखिए, भारत में लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ सरकार का गठन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। लोकतंत्र में शासन खाद्य सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकार सुनिश्चित करने हेतु जवाबदेह रहता है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पीडीएस योजनाएं। यह प्रणाली अपेक्षा करती है कि शासक जनता की आवश्यकताओं पर गंभीरता से ध्यान दें और जनहित में निर्णय लें, ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास संभव हो सके। तो साथियों, ये रहे क्वेश्चन नंबर 35। अब देखते हैं 36। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था से किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। विधायिका, विधायी समितियां या जन पदाधिकारी वर्ग, मंत्रिपरिषद। तो प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था में किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इसमें कुछ सवाल में देखते हैं क्या है, स्टार लगाए देखते हैं। देखिए, प्रत्यायोजित विधान का अर्थ है विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति के प्रयोग द्वारा निर्मित विधान। इसे प्रत्यायुक्त विधायन, डिलीजेटेड लेजिस्लेशन, अधीनस्थ विधायन या सहायक विधान के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः संसद अपनी कानून निर्माण की शक्ति प्रशासनिक विभागाधिकारियों को प्रदत्त कर देती है, और इस शक्ति के प्रयोग द्वारा इन अधिकारियों द्वारा जिन नियमों का निर्माण किया जाता है उसे ही प्रदत्त विधान कहते हैं। चूंकि प्रश्न में दिया गया विकल्प जन पदाधिकारी वर्ग में निर्वाचित तथा नियुक्त दोनों पदाधिकारी शामिल होते हैं, इसलिए यह उपयुक्त उत्तर नहीं होगा। प्रदत्त विधान केवल प्रशासनिक विभागाधिकारियों से संबंधित है, अतः प्रदत्त विधान से इसकी शक्तियों में सर्वाधिक वृद्धि होगी। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार, निम्नलिखित कथन किस विचारक का है। कथन दिया है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं। पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। C.D. बर्न्स, लॉर्ड ब्राइस, हेरोल्ड जेलास्की या वाल्टर बेजहॉट। तो ये कथन है साथियों C.D. बर्न्स का। देख लीजिए। देखिए, यद्यपि लोकतंत्र के व्यावहारिक स्वरूप में कुछ कमियां हैं, लेकिन इन्हें दूर करके इसे और कार्यकुशल बनाया जा सकता है। इसकी जगह पुरानी व्यवस्था राजतंत्र या अधिनायक तंत्र अपना लेना मूर्खता होगी। इसी संदर्भ में C.D. बर्न्स ने लिखा है कि यदि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी। इसकी कल्पना चाहे कितनी ही मधुर क्यों ना लगे। इसी प्रकार अल्फ्रेड स्मिथ ने लिखा है कि लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान और अधिक लोकतंत्र के द्वारा ही हो सकता है। ये दोनों ही कथन बहुत महत्वपूर्ण साथियों। ये जो बैलगाड़ी वाला उदाहरण दिया है C.D. बर्न्स ने, ये और उसके बाद लोकतंत्र को
सुधारने के लिए और अधिक लोकतंत्र से ही सुधारा जा सकता है। अल्फ्रेड स्मिथ का ये कथन, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। देखिए CD वंश सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है और पर आत्मशिक्षा ही सबसे अच्छी शिक्षा है, इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है जो लोकतंत्र है। अब देखते हैं अगला सवाल। हाँ, अच्छा भी इसी में दिया हुआ। देखिए, जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र का अर्थ, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णुता, न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों बल्कि उनके प्रति भी जिनसे हम असहमत हों। महात्मा गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र वह कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत जनसाधारण के विभिन्न वर्गों के भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संस्थानों को सबके सामान्य हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता है। अगला सवाल है 38। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद संबंधित है जयप्रकाश नारायण से, सुहार्टो से, जवाहरलाल नेहरू से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही जवाब है वह उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद की अवधारणा व्लादिमीर लेनिन द्वारा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी में विकसित की गई थी। इसमें दो मुख्य तत्व थे। पहला क्या था कि नीति निर्धारण में आंतरिक लोकतांत्रिक चर्चा और भागीदारी, और दूसरा था कि एक बार निर्णय हो जाने पर सभी सदस्यों द्वारा उस निर्णय का केंद्रीय रूप से पालन करना, मतलब मुख्य रूप से पालन करना। यह अवधारणा जयप्रकाश नारायण, सुहार्तो या नेहरू से संबंधित नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 39 है साथियों। पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन वर्तमान समय में लोकतंत्र के अनुकूल है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन वर्तमान में लोकतंत्र के अनुकूल है। विकल्प दिया है, लोकतंत्र में तात्कालिक कार्यकुशलता का ह्रास पाया जाता है, लोकतंत्र में लंबे समय में अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं, सी है कि अधिनायकवाद के चयन के स्थान पर लोकतंत्र के अंतर्गत आवश्यक सुधारों को किए जाने की आवश्यकता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में जो लोकतंत्र के अनुकूल है, एक से अधिक बातें हैं, देखते हैं। देखिए, वर्तमान समय में लोकतंत्र की विशेषता यह है कि इसमें तात्कालिक कार्यकुशलता कुछ कम हो सकती है क्योंकि निर्णय लेने में समय लगता है, लेकिन लंबी अवधि में यह अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। लोकतंत्र में जन भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही कायम रहती है, जिससे संस्थागत सुधार और नीतिगत गुणवत्ता में वृद्धि संभव होती है। साथ ही अधिनायकवाद अपनाने के बजाय लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर आवश्यक सुधार करना ही सर्वोत्तम उपाय है। इस प्रकार ए, बी और सी तीनों ही कथन सही हैं, अतः हमारा ऑप्शन डी जो है सही होगा। ए, बी, सी जो तीनों कथन दिए हैं वो लोकतंत्र के अनुकूल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 साथियों को, लोकतंत्र में गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ये देखिए, पहले ही प्रश्न की व्याख्या में हमने बताया था। विकल्प दिया रॉबर्ट मिशेल्स, विल्फ्रेडो पैरेटो, और आगे है गायटानो मोस्का या रेमो आरो। तो इसका सही जवाब साथ में मिशेल्स वाला वही सही है। ऑप्शन ए जो है रॉबर्ट मिशेल, इन्होंने जो है कि लोकतंत्र के गुटतंत्र के लौह नियम को दिया था। देखिए, गुटतंत्र का लौह नियम, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिशेल द्वारा 1911 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दिया गया। ये इनकी किताब का नाम भी साथियों पूछा जाता है। इनकी किताब का नाम था पॉलिटिकल पार्टीज, रॉबर्ट मिशेल्स की किताब है ये। मिशेल्स ने लोकतंत्र में अभिजनों के शासन को गुटतंत्र की संज्ञा दी है। इनके अनुसार किसी भी तरह का मानव संगठन स्थापित कर देने पर उसका नियंत्रण अंततः एक छोटे से गुट के हाथों में आ जाता है और यह बात लोकतंत्रीय प्रणाली पर भी लागू होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। इटली के समाजशास्त्री पैरेटो ने लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत अभिजनों के संचरण का सिद्धांत दिया, सर्कुलेशन ऑफ इलीट। और सी राइट्स मिल्स ने अपनी कृति पावर इलीट में अमेरिकी राज्य व्यवस्था का वर्णन किया है और उनके अनुसार 3 प्रकार के अभिजन वर्ग होते हैं, सैन्य बल अभिजन, राजनीतिक वर्ग अभिजन और औद्योगिक वर्ग अभिजन। मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास, तो इनकी किताब का नाम भी याद रखना है, द रूलिंग क्लास किसकी पुस्तक का नाम है, मोस्का की। इसमें इन्होंने कहा है कि सभी समाजों में केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं, पहला वर्ग जो शासन करता है और दूसरा वर्ग जिस पर शासन किया जाता है, मतलब शासक और शासित। क्वेश्चन नंबर 41 है साथियों, निम्नलिखित में से किससे
लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं माना जाता है। क्रांतिकारी परिवर्तन, सामाजिक न्याय, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व इनमें से जो नहीं माना जाता वह है क्रांतिकारी परिवर्तन। देख लीजिए, लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है। इसके बजाय यह संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीकों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक समानता लाने पर जोर देता है। यह क्रांतिकारी हिंसा या बलपूर्वक सत्ता परिवर्तन का विरोध करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख तत्वों में सामाजिक न्याय, धन और अवसरों का समान वितरण सुनिश्चित करना और मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व शामिल है, जहां सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रबंधन करती है और निजी उद्यमों को भी काम करने की अनुमति देती है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है साथियों, कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से जुड़ा है? विल्फ्रेड पेरेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स या सभी तीन? तो इनमें से सभी तीनों जो हैं साथियों यह विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 42 की व्याख्या। हाँ, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि राजनीतिक गतिविधि समाज के कुछ विशिष्ट वर्गों के बीच ही संचालित होती है। इस विचार का समर्थन करते हुए पेरेटो ने अभिजनों के संचरण का सिद्धांत दिया। तो अभिजनों के संचरण का सिद्धांत पेरेटो ने दिया और जर्मन समाजशास्त्री रॉबर्ट मिशेल ने गुटतंत्र का लौह नियम प्रतिपादित किया। मॉस्का ने शासक वर्ग तथा शासित वर्ग की भूमिका को स्पष्ट किया। और 43 में पूछा गया निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है? तो कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है? पेरेटो, मॉस्का, मॉन्टेस्क्यू, मिचेल्स। तो इनमें से जो नहीं है वह है मॉन्टेस्क्यू। बाकी लोग जो है कि लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के अनुयायी हैं। देख लीजिए, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजनवादी सिद्धांत 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित हुआ। इसे अनुभववादी लेखकों, जिसमें पेरेटो, मॉस्का, मिचेल्स, बर्नहम, शुम्पीटर आदि प्रमुख हैं, ने विकसित किया था। मॉन्टेस्क्यू इस सिद्धांत के अनुयायी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 44 है साथियों, पेरेटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह हड़ताल के अधिकार को न्यायोचित ठहराता है। उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना। उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की। उसने अभिजन वर्ग में संचरण की बात की। तो इनमें से पूछ रहा है कि पेरेटो के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं वो यह है कि उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की। पेरेटो ने साम्राज्यवाद की निंदा की है और उसे मुक्त समाज के लिए अभिशाप माना है। प्लेटो, हीगल और मार्क्स की आलोचना वह इस आधार पर करता है कि तीनों ने समाज की समग्र व्याख्या करते हुए सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली के लक्ष्यों और सिद्धांतों का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वी पेरेटो, जी मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल, डेविड ईस्टन। तो इनमें से अब सही नहीं है। जो देखिए यही सवाल एक जगह पर और बना था, क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। तो उसमें बस विकल्प ये नहीं था, अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है, तो इसमें नहीं था मॉन्टेस्क्यू। अब यहाँ पे बना है क्वेश्चन नंबर 45 में कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है वी पेरेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल्स और डेविड ईस्टन। तो इनमें से जो नहीं है वह है डेविड ईस्टन। देख लीजिए, डेविड ईस्टन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विचारक इस सिद्धांत से संबंधित हैं। शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? विकल्प दिया रॉबर्ट मिशेल, सी राइट मिल्स, शुम्पीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब साथियों सी राइट मिल्स। शक्ति अभिजन का सिद्धांत सी राइट मिल्स ने दिया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए, प्रसिद्ध अमेरिकी समाज वैज्ञानिक सी राइट मिल्स ने अपनी चर्चित कृति द पावर इलीट में विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का एक नया संस्करण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जिसे उसने शक्ति अभिजन या शक्ति विशिष्ट वर्ग पावर इलीट की संज्ञा प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन, ल्यूडोविकी, मार्क्स, टेलीरैंड या प्रौधा। तो इसका सही जवाब साथियों टेलीरैंड। व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए, टेलीरैंड के अनुसार लोकतंत्र स्वीकृत पागलपन है। उन्होंने लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र की आलोचना में किसने क्या कहा है ये हम लोग देखेंगे। प्लेटो और अरस्तु लोकतंत्र को भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र की विकृत व्यवस्था कहते हैं। कार्लाइल कहता है कि लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। और ल्यूडोविकी के अनुसार
लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु, और वाल्टर वेल के अनुसार लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है, और एंथनी गिडेंस के अनुसार लोकतंत्र में भावनात्मक एवं बहुमत की अधिकता देखी जाती है। बार्कर के अनुसार क्या है, लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन। ये लोग आलोचना के तौर पर लोकतंत्र को बोले हैं। चलिए लोकतंत्र के बारे में अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया? एडम स्मिथ, ईबर्ग, एच लॉस्की या टीवी स्मिथ? तो इसका सही जवाब साथियों टीवी स्मिथ। व्याख्या देखते हैं। देखिए, टीवी स्मिथ लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके अतिरिक्त मैकाइवर ने भी लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, ऑस्टिन डायसी और लॉवेल और ब्राइस आदि विचारक लोकतंत्र को सरकार के निर्वाचन की पद्धति के रूप में देखते हैं। तो सरकार के निर्वाचन की पद्धति के रूप में अगर आए किस कौन कौन से विचारक मानते हैं, तो ऑस्टिन डायसी, लॉवेल और ब्राइस। और मैकफर्सन क्या मानते हैं? मैकफर्सन के अनुसार लोकतंत्र चयन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। लॉरेंस लॉवेल के अनुसार लोकतंत्र में कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला। वाल्टर बेजहार्ट मानते हैं कि लोकतंत्र लोक शक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह भ्रम इसलिए स्थापित होता है क्योंकि लोकतंत्र में वाद विवाद एवं सहिष्णुता के लक्षण है जो लोगों को अधिकारों के भ्रम जाल में फंसाते हैं। अब देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। अब देखते हैं 49। देखिए 49 फुट वाला बना है कि लोकतंत्र की तत्कालीन विश्व में कमजोरियों के बारे में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है कि लोकतांत्रिक शासनों में निर्णय लेने एवं उसको कार्य रूप में परिणत करने में बहुत समय लगता है। दूसरा है कि राजनीतिक दल अधिकांशतः लोकतांत्रिक शासनों को अनैतिक एवं शक्तिहीन बनाते हैं। तीसरा है उनमें क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। अब कूट का चयन करना है हमको कि केवल एक सही है या केवल दो सही है या केवल तीन सही है या उपयुक्त में से एक से अधिक सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बताते हैं वो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। व्याख्या देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल होती है क्योंकि इसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक विचारों को संतुलित करना होता है। इसके कारण निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में अधिक समय लग जाता है। यह लोकतंत्र की एक स्वाभाविक कमजोरी है। राजनीतिक दल कभी कभी व्यक्तिगत लाभ, सत्ता के लिए संघर्ष और संवैधानिक तरीकों से लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं। इससे लोकतांत्रिक संस्थान अस्थिर और अनैतिक बन सकते हैं। कुछ लोकतांत्रिक देशों में क्षेत्रीय या भाषाई समूह अपने विशेष हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रख लेते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। अतः सभी तीन कथन जो है कि लोकतंत्र के कुछ वास्तविक कमजोरियों को दर्शाते हैं। इस प्रकार से कथन एक से अधिक सही होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 50 साथियों के प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत या उदारवादी सिद्धांत या क्रांतिकारी सिद्धांत? तो इसका जो सही जवाब साथियों वह है क्रांतिकारी सिद्धांत। व्याख्या देख लीजिए। प्रतिनिधित्व का क्रांतिकारी सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रतिष्ठा देता है। रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की आलोचना करते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया था। रूसो के अनुसार जनता केवल निर्वाचन के समय ही स्वतंत्र होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली की विशिष्टता है। अब क्वेश्चन नंबर 51 और इस सेशन का आखिरी सवाल है, किसने कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? गिलक्राइस्ट, लास्की, गेटेल, गार्नर? तो यह कथन है साथियों गिलक्राइस्ट का। तो इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। बाकी इसके 51 का हम व्याख्या आप सबके सामने आपको सुना दे रहे हैं। देखिए, गिलक्राइस्ट ने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है और विभिन्न देशों में वयस्क मताधिकार की आयु के बारे में है कि भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितना है? 18 वर्ष है। और फ्रांस व जर्मनी के वयस्क मताधिकार की आयु भी 18 वर्ष है। और डेनमार्क व जापान में वयस्क मताधिकार की जो आयु है वह 25 वर्ष है। और नॉर्वे में वयस्क मताधिकार की जो आयु है वह 23 वर्ष है। तो इस सेशन में साथियों इतना ही रहने देते हैं। बाकी के आगे सवाल हम अभी डेमोक्रेसी में कुछ प्रश्न हैं क्योंकि इसमें टोटल 98 क्वेश्चन है, उसको हम अगले सेशन में लेके आएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो लेंदी हो जाएगा।
और इसके बाद बचेगा वैज्ञानिक समाजवाद। फिर इस तरह से हमारा पूरा राजनीतिक सिद्धांत जो है कि लगभग 1250 प्रश्नों का संकलन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।